प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 14 के पाठ ऊष्मा हीट पर चर्चा करूंगी। यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है। आज इस भाग में हम लोग जानेंगे संवहन का व्यवहारिक अनुभव, समुद्र समीर तथा थल समीर किसे कहते हैं, ऊष्मा संचरण की विकिरण विधि क्या होती है, और साथ ही हम लोग ऊष्मा संचरण की विधियों का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, इस बारे में भी चर्चा करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संवहन का व्यवहारिक अनुभव पर चर्चा शुरू करते हैं। बच्चों, समुद्री तटों के किनारे रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जो है जमीन वह जल्दी गर्म होती है, जबकि समुद्र जो है जल वह देर से गर्म होता है। जल ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, अर्थात कुचालक है, और स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। समुद्र की हवा जब स्थल की ओर आ गई तो यहाँ समुद्र के ऊपर जगह खाली हो गई और इस जगह को भरने के लिए स्थल की जो गर्म हवा है वह समुद्र की ओर चली जाती। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को ही समुद्री समीर या सी ब्रीज कहते। तो दिन के समय समुद्र की ठंडी हवा समुद्र की तरफ से स्थल की ओर जमीन की ओर आती है, लेकिन रात्रि में यह प्रक्रम उल्टा हो जाता। इसका कारण है कि समुद्र का जल धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि जमीन जो है वह अपेक्षाकृत तेजी से ठंडी हो जाती, और इसीलिए स्थल की ओर की ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। स्थल की ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है क्योंकि समुद्र की गर्म हवा जो है यह ऊपर उठ जाती है, और यही थल समीर कहलाता है। जब समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठ गई तो स्थल की ओर की ठंडी हवा समुद्र की ओर आई, और स्थल में जो जगह खाली हो गई इसे भरने के लिए समुद्र की जो गर्म हवा है यह स्थल की ओर। तो रात में स्थल की ठंडी हवा समुद्र की ओर आती है और इसे थल समीर लैंड ब्रिज कहते हैं, और यही कारण है कि समुद्र तट के क्षेत्रों के लोग खिड़कियां समुद्र की ओर रखते हैं। चलिए अब हम लोग विकिरण विधि रेडिएशन मेथड के बारे में जानते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती है। आजकल सोलर कुकर भी मिलते हैं और इनमें सूर्य की गर्मी से भोजन पकता है। तो आखिर सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? हम लोग जानते हैं बच्चों, सूर्य और पृथ्वी के अधिकांश स्थान में तो वायु भी नहीं है, और चालन अथवा संवहन के द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं, और विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जाड़े के दिनों में हम लोग हीटर के सामने बैठते, तो हीटर से ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा विकिरण द्वारा ही हमारे शरीर तक पहुंचती है और हमारे शरीर को गर्मी प्रदान कर। जब आप आग तापते हैं तो विकिरण द्वारा ही ऊष्मा प्राप्त होती। जाड़े के दिनों में हम लोग इस तरह से आग तापते हैं, और आग तापते समय अपने हाथों को आग से थोड़ी दूरी पर रखते। तो आग की जो ऊष्मा है यह विकिरण विधि द्वारा ही हमारे हाथों तक पहुंचती है और हमारे हाथों को गर्मी पहुंचाती है, हमारे हाथों को गर्म करती है। हम दूध को गर्म करते हैं। जब दूध उबल जाता है तो गर्म दूध के बर्तन को आग पर से अलग हटाकर रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद गर्म दूध ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। अतः जब ज्वाला से हटाकर दूध को रखा जाता है
तो दूध का बर्तन जो है यह अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा अपने परिवेश में संचरित कर देता है, क्योंकि इसके पास का परिवेश जो है वह ठंडा होता है और इसीलिए दूध के बर्तन की कुछ ऊष्मा परिवेश में चली जाती है, तो दूध का बर्तन जो है वह ठंडा हो जाता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब यह ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण ही वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया कि चीजें कैसे गर्म होती हैं और कैसे ठंडी होती हैं। आइए अब जानते हैं कि ऊष्मा के संचरण की इन विधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। इस क्रियाकलाप को आप स्वयं करके देखिए। टिन के एक जैसे 2 डब्बे लीजिए। एक के बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कर दीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। के बाद दोनों डिब्बों में भरे जल के तापमान को मापिए। दोनों के तापमान में क्या अंतर होता है? सफेद रंग के डिब्बे का पानी कम गर्म होता है, जबकि काले रंग के डिब्बे का पानी अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है, क्योंकि काले रंग द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है। गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक होते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के क्यों? तो बच्चों, यहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इसलिए इनमें गर्मी अधिक लगती है, जबकि हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र आरामदायक लगते हैं। और यही कारण है कि जब घरों को गहरे रंग से पेंट किया जाता है तो गहरा रंग का पेंट अधिक ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित करता है और गहरे रंग से पेंट किए हुए घरों का तापमान अधिक होता है और इन घरों में अधिक गर्मी लगती है। और इसीलिए गर्म प्रदेशों में मकानों की सफेद या हल्के रंग से पुताई करने पर वे अपेक्षाकृत कम गर्म होते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, हमें गर्मी प्रदान करते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है और वायु भी ऊष्मारोधी होती है, ऊष्मा की कुचालक है। तो यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को, हमारे शरीर की गर्मी को परिवेश में विकृत होने से रोकती है, बाहर निकलने से रोकती है, अतः हमें गर्मी लगती है। और यही कारण है कि सर्दियों में एक मोटे कंबल की अपेक्षा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों का चुनाव अच्छा होता है, क्योंकि 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान होती है, जिससे ठंड का अनुभव कम होता है। यदि भवन की बाहरी दीवार को ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो भवन पर बाहर की सर्दी या गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं आजकल इस तरह से खोखली ईंटें बनाई जाती हैं। इन खोखली जगहों पर वायु भरी रहती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है और इसीलिए बाहर की गर्मी या सर्दी भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। चलिए अब हम लोग विकिरण के अन्य उदाहरण पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने इस तरह खाना पकते हुए देखा होगा। यहाँ भी आग की ऊष्मा विकिरण द्वारा ही इस बर्तन तक पहुँचती है और बर्तन के अंदर रखा खाना पक जाता है। इसी तरह रेडियो वेव, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड विकिरणों का भी उपयोग हम लोग अपने बहुत से कार्यों में करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइक्रो ओवन में विकिरण विधि के द्वारा ही
खाने को गर्म किया जाता है। इंफ्रारेड किरणों का उपयोग बहुत सारे चिकित्सा कार्यों में किया जाता है। घरों में जब हम लोग टीवी देखते हैं और रिमोट का बटन दबाकर टीवी ऑन करते हैं तो यहाँ भी विकिरण विधि का ही हम लोग प्रयोग करते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग विकिरण द्वारा ही शरीर के भीतरी अंगों का चित्र देख पाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा ऊष्मा या गर्मी ऊर्जा के रूप है। ऊष्मा का प्रभाव तापक्रम है। तापक्रम को मापने के लिए तापमापी का उपयोग होता है। तापमापी का मापन डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो सकता है। शरीर का तापक्रम मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर 45 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापक्रम माप सकता है। मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का प्रभाव अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर होता है। ऊष्मा के प्रभाव की 3 विधियां हैं: संचालन, संवहन तथा विकिरण। चालन ठोस, द्रव तथा गैस तीनों पदार्थों में हो सकता है पर शून्य में नहीं हो सकता। संवहन द्रव और गैसों में होता है। यह ठोस या शून्य निर्वात में नहीं हो सकता। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह ठोस, द्रव, गैस तथा शून्य सभी में हो सकता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा का प्रवाह होने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक हैं। इसलिए गर्मियों में हल्के रंग व सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े आराम देते हैं। ऊनी वस्त्र ऊष्मारोधी होते हैं और इनके रेशों में वायु फंसी होती। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस पाठ में बताई गई सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।